पहले हमास, फिर ईरान, और फिर एक नया दुश्मन आ चुका है इजराइल के बीच में। उनकी जो मंसूबे हैं उन सब चीजों के बीच में अब खड़ा हो चुका है हौती ग्रुप। जी हाँ, हौती ग्रुप एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि यमन के अंदर एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, उनका अपना मिलिटेंट प्राइम मिनिस्टर भी था जिसको अभी रिसेंटली इजरायली फोर्स ने मार गिराया। उसके बाद से वो ग्रुप काफी बड़ी है और वहां पे जब से आप समझिए कि ये मिलिटेंट ने काफी हद तक पावर ले ली है उस कंट्री की। जी हाँ, वहां पे अब वे सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए मुसीबतें नहीं खड़े कर रहे हैं, पर उन्होंने पूरा इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर पूरा बर्बाद करके रखा है। जी हाँ, हौतीस का एक मेन अड्डा बन चुका है जहां पे वो किसी भी शिप को एंटर नहीं करने देते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। जी हाँ, वो है रेड सी एरिया। जी हाँ, रेड सी से इतने ढेर सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स, इतने ढेर सारा रूट जुड़ा हुआ है। हौतीस का ये क्लेम है कि वो हमास और पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े होना चाहते हैं और इसराइल को मार गिराना चाहते हैं। पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सी ऐसी शिप्स पर भी अभी रिसेंटली हौतीज ने अटैक किया है जिसमें इसराइल का ना फ्लैग था, ना इसराइल का एक बंदा था। तो इस वजह से पूरा इंटरनेशनल शिपमेंट सेक्टर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। नॉर्थ का जो रेड सी वाला एरिया है वहां पे लोग अपनी शिप ले ही नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इन हौतीज ने वो पूरा एरिया कब्जा कर लिया है। वहां पे जो शिप आती है बॉम्बार्डमेंट से हरा दी जाती है। अभी रिसेंटली इसराइल की वेसल को वो मारने की कोशिश कर रहे थे पर पूरी शिप बर्बाद कर दी। शिप पे एक अच्छा खासा एयर मिसाइल अटैक कर दिया जिससे उस पूरे एरिया में कुछ करीबन काफी हद तक आपके 4 के 5 इजरायली जो शिप में लोग थे उनकी डेथ हो गई, साथ में पूरी बड़ी बड़ी शिप्स खराब हो गई। तो ये सब अटैक्स काफी हद तक डेंजरस बनते जा रहे हैं। कहाँ हमें लगा था ये वॉर खत्म हो जाएगी, पर एक तरीके से नेतन्याहू है कि गाजा के अंदर घुसे जा रहे हैं और अटैक किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से अगर आप देखिए कि नेतन्याहू ने जो पहली टाइम में शुरुआत की थी 5 कंट्री के साथ एक साथ लड़ने की, वो सारी कंट्री रिबेल में आ चुकी है। जी हाँ, एक टाइम पे नेतन्याहू 5 कंट्रीज के साथ लड़ रहे थे। पहला पैलेस्टीन, दूसरा आपका यमन, तीसरा आपका लेबनान, चौथा आपका ईरान और एक और कंट्री थी वो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही है। तो ये सारी जो कंट्री थी इन सब के साथ उन्होंने एक वॉर छेड़ दी थी। जी हाँ, और ये सारी कंट्रीज के जितने मिलिटेंट ग्रुप है, हजबुल्ला और हमास, अब हौतीज, ईरानी ग्रुप्स, ये सब वापस आ चुके हैं नेतन्याहू के ऊपर और अब हर तरीके से नेतन्याहू घिर चुके हैं क्या और कैसे करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इजरायली बेसिस पे है, इसराइल के लिए सिर्फ थ्रेटनिंग नहीं है, पर आप समझे कि जो भी शिपमेंट्स रेड सी की तरफ से जा रही है उनको अपना रूट बदलना पड़ रहा है जिससे उनका ज्यादा टाइम जा रहा है, ज्यादा पैसे जा रहे हैं, ज्यादा दिन जा रहे हैं। इससे इंडिया को भी काफी प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकती है। तो ये जो पूरा एरिया है इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत हद तक टेंशन वाली सिचुएशन में है। पहले तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बस ईरान से खतरा था जहां वो ओमान की खाड़ियों में बैठा हुआ था और इंडियन ओशन के आसपास काफी गतिविधियां कर रहा था, काफी चीजें कर रहा था। पर अब रेड सी भी हौतीस के अंडर आ चुकी हैं और ये दोनों ग्रुप्स मिलकर काफी हद तक डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ये वॉर सिर्फ घातक ही नहीं होती जा रही है, दिन बर दिन डेंजरस होती जा रही है। इसमें सिर्फ इसराइल और गाजा की तो अब बात रही नहीं गई है, अब बात हो चुकी है इंटरनेशनल सी रूट्स की। आपका वॉर चल रहा है वो अपनी जगह है, उसके बावजूद भी अगर आपने पूरा वो एरिया डिस्टर्ब करके रखा है तो इंसान जाएगा किधर से? वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं जो पूरा करके रखी है। अब थ्रेट सिर्फ और सिर्फ क्या इसराइल को नहीं रह गया है, थ्रेट जितने भी ये सारे जो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन पे लाया करते हैं। दूसरी ओर अगर आप देखिए रेड सी के इर्द गिर्द आते हैं जिनके पोर्ट्स हैं, जिनकी चीजें हैं, वो सब इस टाइम पे खतरे की एक अंधेरे में दब चुके हैं, एक तरीके से एक उसमें एक सुई में अटक चुके हैं। जी हाँ, इस पे काफी चीजें करनी होगी। फिलहाल इन दोनों के बीच में काफी अटैक्स हो रहा है। पहले तो ये शिपमेंट से पहले, इसके पहले आपका इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि उन्होंने जो हौती का अपना प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उसको मार गिराया। फिर आए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ भी उनकी जान पे थ्रेट हो गया। उसके बाद से ऐसे बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिसको आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स,
टारगेट कर रही है इस टाइम पर। साथ ही साथ अब हौतीस को इतना डर बैठ गया है, वो और अटैक्स करना शुरू कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कहीं मिलिट्री से लोगों को ऊपर अटैक ना आना शुरू हो जाए। और मिलिट्री उस देश की पावर है इस टाइम पर, ज्यादातर मिलिटेंट्स हैं, आधे मिलिट्री, ऑलमोस्ट इनका मर्जी आप समझ लीजिए। तो ये सब जो अभी अटैक्स है, इससे हौतीस भी काफी ज्यादा अनरेस्ट के अंदर हैं, डरे हुए हैं। इस वजह से उन्होंने भी सिमिलर टाइप्स अटैक किए। उन्होंने 4 जगह अटैक किए। एक आपके हौती के अपने स्पोक्स पर्सन आए थे, उन्होंने बोला कि हमने इसराइल पे 4 जगह अटैक किया था और चारों जगह सक्सेसफुल हो गए। पहला एक पोर्ट पे, दूसरा तेल अवीव के कोई आर्मी बेस कैंप पर, तीसरा उन्होंने एयरपोर्ट पे कर दिया, और आपका क्या कहते हैं चौथा उन्होंने और भी एरियाज में किया है। तो ये जो पूरे अटैक्स हैं, ये काफी हद तक डिस्ट्रप्टिव माने जा रहे हैं। काफी हद तक इसमें टेंशन का जो माहौल है वो और बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इसराइल गाजा को मार रहा है, एक तरफ ईरान और हौतीज और फिर हजबुल्ला, ये सारे आ चुके हैं। ये सब अब इसराइल पर अटैक कर रहे हैं। इन सब जंबल अप के बीच में जो वॉर हमें लगा था कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, वो वॉर अब आगे बढ़ती ही जा रही है। अगर आप देखिए तो गाजा के अंदर का डेड टोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहां पे लोगों की हंगर स्ट्राइक बढ़ चुकी है। ये वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सारे लोग अगर आप देखिए, ईरान, हजबुल्ला, हमास, ये सब कहते हैं कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं, पर ये जो पूरी तरीके से वो चीजें कर रहे हैं, ये वॉर और एक्सकेलेट कर रहा है एक तरीके से, है ना। ये वॉर और आगे बढ़ा रहा है। अभी तक तो 2 कंट्रीज के बीच में वॉर था, अब करीबन आप समझ लीजिए 4 कंट्रीज के बीच में एक टाइम पे वॉर चल रहा है। ये सारी कंट्रीज का अपना खुद का भी पर्सनल लॉस है, साथ ही साथ एक तरीके का अनरेस्ट आपको मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इस टाइम पे जो हालात हो गए हैं गाजा के, तो वो और खतरनाक हो गए हैं। इसराइल और तरीकों से बॉम्बार्डमेंट्स कर रहा है, दूसरी ओर इसराइल को इधर से भी बॉम्बार्डमेंट्स मिल रहे हैं। इसराइल और नेतन्याहू खुद में भी सिक्योर इस टाइम पर नहीं है, अगर आप ध्यान से इन चीजों को देखिए तो। पर देखना ये होगा कि कैसे अब डोनाल्ड ट्रंप और क्या कहते हैं जितने इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियंस और ये सब अपनी जो रेड सी की सिक्योरिटी है उसको कैसे अवेल करेंगे। फिलहाल था तो एक यूएस बेस्ड आपकी सिक्योरिटी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने कैंपेन्स और जिन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि हौतीस को कैसे मार गिराना है, कैसे उनको रोकना है इस चीज के ऊपर। अब मुझे लगता है और सारी कंट्रीज को भी सामने आना पड़ेगा अगर सिचुएशंस ऐसी ही चलती रह गई, क्योंकि इनके वॉर और इनकी चीजों के चक्कर में हम अपना शिपिंग रूट नहीं खराब कर सकते, क्योंकि ये रुकने वाले हैं नहीं। अब नेतन्याहू को कोई कैसे रोके, वो बहुत डिटरमिन्ड हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी काफी ट्राई कर ली, आप समझ लीजिए उनकी वो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनको वो वॉर किसी भी हाल में करना है तो करना है। वो पूरी तरीके से डीप डाउन घुस चुके हैं गाजा के अंदर, वो पूरी सिटी को इन्वेड करना चाहते हैं। एक तरीके से आप समझिए एथनिक क्लेंजिंग हो रही है उस जगह पे। और ये सारी जो कंट्रीज हैं ये सब बचाव की बात तो करती हैं, पर इतना अनरेस्ट, इतना ज्यादा वेपन सप्लाई और एयर मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स, इतनी सब चीजें इस टाइम पे चल रही है उस पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया में, जो भयावह स्थिति के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। उससे इस टाइम पे बाहर निकालना लोगों को काफी हद तक, अगर आप देखें, एक मुश्किल टास्क हो चुका है। इस वॉर का एक सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हौती के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जब आईडीएफ ने मार गिराया तो हौतीज रुके ही नहीं। हौतीज और आगे गए, उन्होंने वहां के जो यूएन के ऑफिस में गए, वहां पे 11 लोगों के आसपास को डिटेन किया। उसके बाद से वहां पर पूरी रेड मारी और ऑफिस को भी सीज कर लिया। इस टाइम पे अगर आप यमन की सिचुएशन देखिए तो वहां पे कुछ भी सिक्योरिटी जैसा नहीं है। इन सारे देशों के जो रिबेल ग्रुप एक साथ अटैक कर रहे हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ इसराइल का तो लॉस है ही नहीं, इन सारे देशों के अंदर भी अनरेस्ट है, भी सिक्योरिटी थ्रेट है। इनके पैसे डिफेंस में जा रहे हैं, काफी चीजें हैं। ये सारे देशों के अंदर ये मिलिटेंट ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा कब्जे की तरह हैं। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कंट्री रन करते हैं। हौतीज यमन के अंदर बहुत ही ज्यादा बस चुके हैं। उनकी गवर्नमेंट, उनकी चीजें, वो उसकी बात सुनते हैं, और जो नहीं सुनता है वो तो सीधे खत्म। तो यही सब चीजें हैं जो अभी काफी हद तक थ्रेटनिंग है। एक साथ पहले 2 देशों में लड़ाई हो रही थी, अब 4 देशों में लड़ाई हो रही है, और पता नहीं धीरे धीरे करते करते और कितने लोग इसमें खिंचते जाएंगे। फिलहाल तक हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेड सी की सिक्योरिटी, जो कि इस टाइम पे बड़ी मुश्किल दिख रही है। क्या यूएस अपने सोल्जर्स को उतारेगा?
क्या और सारी कंट्रीज मिलके जिनको रेड सी से इंपोर्ट और चीजें करनी है वो चीजें करवाएगा, या कुछ भी ट्रेड वगैरह के लिए लोग सामने आएंगे, आर्म्स सप्लाई होगा, कुछ भी होगा, ये सब देखना काफी हद तक इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो क्या इजराइल ये वॉर इतना सब कुछ देखने के बाद रोकेगा या फिर और आगे बढ़ता जाएगा? और इस टाइम पे ईरान अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए जो उसकी मीटिंग होने वाली है ब्रिटेन के अंदर, उस चीज को लेके क्या नेक्स्ट पीओवी आता है, क्या नेक्स्ट चीजें आती हैं, ये सब देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीसी हिंदी। मेरा नाम शिव चित्रांशी है, और हमें प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। आप हमारे पुराने वीडियोस पे भी जा सकते हैं, जहां पे आपको सारी वॉर रिलेटेड और जियो पॉलिटिकल अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।